हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण चांगेर और आज के इस वीडियो में बेटा हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के मीनिंग के बारे में बात करें तो बेटा इसके मीनिंग कुछ इस तरह से है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मीन्स टेकिंग डिसीजंस फॉर फ्यूचर एंड टू इम्प्लीमेंट देम टू सर्वाइव इन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो बेटा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो डिसीजंस होते हैं ना वो फ्यूचर कंसर्न के लिए लिए जाते हैं। मतलब फ्यूचर में हमें क्या करना है, फ्यूचर में जो कंपटीशन है उसको कैसे सरवाइव करना है, उसको कैसे ओवरकम करना है और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको हम समय रहते हुए कैसे अचीव करें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो फ्यूचर से रिलेटेड हैं उनके बारे में बेटा हम डिसीजंस लिया करते हैं और साथ साथ में डिसीजन लेकर उनको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को दूसरे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ स्वॉट एनालिसिस फॉर डिफीटिंग कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। तो बेटा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो है वो स्वॉट को एनालिसिस करने का एक प्रोसेस है ताकि हम जो मार्केट में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा होता है ना, काफी तगड़ा लेवल का जो कंपटीशन चलता है उसको डिफीट करने के लिए, उसको हराने के लिए हमें स्वॉट का एनालिसिस करना पड़ता है। जहां पर बेटा स्वॉट का मतलब होता है एस मीन्स स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मीन्स वीकनेस, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटीज एंड टी मीन्स थ्रेट। तो बेटा हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस और मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और मार्केट में हमें कंपटीशन के अंडर में कौन से थ्रेट्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिसीजंस लिए जाते हैं और बाद में उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि हम मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकें और उसके बाद में प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकें और अपनी कंपनी लगातार ग्रोथ कर सके। तो कुल मिलाकर बेटा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में बढ़ते हुए कंपटीशन को मात देने के लिए कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं जो कि सारे डिसीजन बेटा फ्यूचर से संबंधित होते हैं और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। बेटा स्ट्रेटजी जो है उस शब्द का इस्तेमाल ज्यादातर स्पोर्ट्स में लिया जाता है। जैसे क्रिकेट के गेम में होता है ना कि स्ट्रेटजी बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, तो इस तरह का जो शब्द है वो स्पोर्ट्स में ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर मैनेजमेंट में भी इसको अप्लाई करते हैं। और क्यों अप्लाई करते हैं बेटा? फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेने के लिए, ताकि हम अब जो कंपटीशन चल रहा है मार्केट में उसमें लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकें। तो बेटा ये तो थी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की मीनिंग और अब हम बात करेंगे बेटा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशंस क्या कहती हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन के लिए लेस्टर ए डिगमैन की डेफिनेशन ली है जिसमें लिखा है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस that involves attempts to match or fit the organization with its changing environment in the most advantageous way possible। तो बेटा लेस्टर ए डिगमैन की डेफिनेशन को समझने के लिए मैंने इस डेफिनेशन के कुछ शब्दों को ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है और इस ग्रीन कलर में हाईलाइट किए हुए जो शब्द हैं वो इस डेफिनेशन को पूरी तरह से क्लैरिफाई करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। बेटा जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट किया जाता है ना टॉप लेवल के मैनेजर्स के द्वारा, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार ही हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बेटा। जैसे जैसे मार्केट में एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है वैसे वैसे बेटा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट भी चेंज होता रहता है। मतलब ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स अटेम्प्ट्स टू मैच और फिट द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स चेंजिंग एनवायरनमेंट। और बेटा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मेन मकसद यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसके चेंजिंग एनवायरनमेंट यानी बदलते माहौल में फिट रखना इन द मोस्ट एडवेंचरस वे पॉसिबल। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को इसके चेंजिंग एनवायरनमेंट में फिट रखना, इसको दुरुस्त रखना, इसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखना ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन इस बदलते हुए माहौल का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके। और इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बाद में हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे और उसमें बेटा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मल, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक फंक्शन। तो बेटा आपकी बुक में क्या था कि फॉर्मल, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक जो फंक्शन है इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा था, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि इन तीनों का मीनिंग सेम ही है। मतलब ये तीनों एक जैसी ही फीचर्स हैं, तो इनको एक हेडिंग में ही समझाना आपके लिए बेहतर होगा। तो बेटा देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो है वो एक फॉर्मल फंक्शन क्यों है टॉप लेवल मैनेजर्स का। तो इसलिए है बेटा क्योंकि इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अच्छी तरह से फॉलो किए जाते हैं। सेकंड है एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट, क्योंकि इसमें जो बदलता हुआ माहौल है उसका विश्लेषण किया जाता है, उसको ठीक ढंग से देखा जाता है। उसके बाद में बेटा प्लान्स वगैरह जो है वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं
प्लान्स को बनाने के साथ साथ में बेटा उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, मतलब लागू भी किया जाता है, और जो प्लान हमने बनाया है उस प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए बेटा हम कंट्रोलिंग सिस्टम को भी अप्लाई करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, बीच बीच समय में जाकर जो टॉप लेवल मैनेजर्स है अपने सबॉर्डिनेट्स और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनके काम की जांच करते रहते हैं ताकि हम मार्केट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएं। अगर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की सेकंड फीचर की बात करें तो वो है बेटा बेस्ड ऑन प्लान्स, because SM is totally depends on plans. Under strategic management, various plans are made and implemented, so we can say that SM is the process of making plans. तो बेटा कहने का मतलब ये है कि जो strategic management है ना वो totally depend किस पर है, plans पर। मतलब strategic management जब भी कोई top level के managers करेंगे तो उसमें उनका main जो काम होता है बेटा वो होता है प्लान्स बनाना फ्यूचर के लिए। और बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, बहुत सारे प्लान बनाए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इस तरह से हम कह सकते हैं बेटा कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ना वो प्लान बनाने की एक प्रोसेस है। ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड फीचर की बात करें तो बेटा वो है फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑल द प्लान्स अंडर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर मेड फॉर फ्यूचर, नॉट फॉर प्रेजेंट और पास्ट। और बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में टॉप लेवल जितने भी प्लान बनाते हैं ना वो सारे के सारे प्लान बेटा प्रेजेंट या पास्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो सारे के सारे जो प्लान होते हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड प्लान्स होते हैं। इसलिए बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस भी कहा जाता है। फोर्थ फीचर है डायनेमिक प्रोसेस। Objectives, policies and plans of organization are changed according to the changing environment under strategic management. तो बेटा देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को डायनेमिक प्रोसेस क्यों कहा गया है? डायनेमिक प्रोसेस इसलिए कहा गया है बेटा कि जो स्ट्रेटेजिक जो मैनेजमेंट है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट यानी बदलते माहौल में जो ऑर्गेनाइजेशन के मेन जो ऑब्जेक्टिव्स थे, पॉलिसीज थे और प्लान्स थे उनको चेंज करने का एक प्रोसेस है। तो बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के पहले से ही सेट जो ऑब्जेक्टिव्स थे, पॉलिसीज थी और जो प्लान्स थे उनको बदलते माहौल के हिसाब से चेंज किया जाता है। मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखवाया है ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि यदि नो कंपटीशन, मतलब यदि कोई कंपटीशन नहीं है तो बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्निंग मोर प्रॉफिट, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। कस्टमर्स उसका क्या रेस्पॉन्स दे रहा है उस पर कोई परवाह नहीं करता। लेकिन बेटा यदि मान लीजिए अब कंपटीशन आ गया है तो बेटा फिर वहां पर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या बदल जाएगा, मेकिंग कस्टमर सेटिस्फाई। क्योंकि बेटा यहाँ पे अब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट पर ज्यादा जोर नहीं दे सकती, मतलब प्रॉफिट ही कमाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी वो, क्योंकि अब बेटा कंपटीशन है, उसके जैसे ही जो बिजनेस है मार्केट में और भी हैं, तो उसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना होगा। तो बेटा अब उसे कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी करना होगा, उनकी नीड्स और उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही उन्हें अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करना होगा। तो इस तरह से बेटा जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन की पहले से ही चलते आ रहे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज है और प्लान्स है उनको चेंज करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। ठीक इसी तरह से बात करें हम फिफ्थ पॉइंट की तो बेटा वो है डन बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। और सीधी सी बात है बेटा strategic management is done by top levels because making plans and setting objectives are the functions of top level managers। बेटा सीधी सी बात, आप एक चीज ध्यान रखना कि भाई strategic management में क्या किया जाता है, प्लान्स बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है या ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। और प्लान बनाना, ऑब्जेक्टिव बनाना ये काम किसका होता है, टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का या लोअर लेवल का? बिल्कुल बेटा टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनका ही ये काम होता है। और इसके बारे में बेटा हमने डिटेल से लेवल ऑफ मैनेजर्स वाले टॉपिक में अच्छी तरह देखा था। तो इसीलिए बेटा ये कहते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल के मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। सिक्स्थ है मीन्स एंड एंड्स बोथ। बेटा ये थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है लेकिन आप इसको ध्यान से समझेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसको मीन्स भी कहा गया है और एंड्स भी कहा गया है। अब ये क्यों कहा गया है इसको ध्यान से समझिए। तो फर्स्ट में है SM इज मीन्स। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ए मीन्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो बेटा देखो मीन्स का हिंदी अर्थ क्या होता है, तरीका। तो बेटा जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ना वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स होते हैं, प्रॉफिट कमाना, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना, अपनी गुडविल को मेंटेन करके रखना, तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं उनको अचीव करने का एक मीन है, एक तरीका है। और यहाँ पर SM को एंड भी कहा गया है। SM का मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एंड्स क्यों है, क्योंकि मैनेजर्स हैव टू कंटिन्यूअसली रिव्यू, कंट्रोल एंड इवेल्युएट द प्लान्स टू गेट द बेस्ट रिजल्ट।
तो बेटा एंड्स का मतलब होता है परिणाम। तो बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजर्स लोग जो है ना वो लगातार जो भी अपने प्लान बनाए थे उन्होंने उनको रिव्यू करते रहते हैं, उन पर कंट्रोल करते रहते हैं, साथ साथ में प्लान्स को समय समय पर इवेल्युएट यानी जांच भी करते रहते हैं ताकि उन्हें अच्छा रिजल्ट मिले। इसीलिए बेटा जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसको मीन्स एंड एंड्स दोनों का नाम दिया गया है। बेटा मैं इसको एक बार दोबारा से और समझा देता हूँ कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो मीन्स क्यों है, क्योंकि बेटा ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, इसलिए इसको मीन्स बोला है। अगर हम बात करें कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड्स क्यों है, एंड्स का मतलब होता है परिणाम, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट को अचीव करना। ठीक है, तो बेटा बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ता है, आपने प्लान तो बना दिया लेकिन बेटा प्लान को बनाने के साथ साथ में समय समय पर इसको रिव्यू भी करना पड़ता है, प्लान को कंट्रोल भी करना पड़ता है, और प्लान के अकॉर्डिंग अगर कोई सबऑर्डिनेट अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है तो उसके जो एफर्ट्स हैं या उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब उसको समझाना पड़ता है। और समय समय पर बेटा प्लान्स को इवेल्युएट यानी उनकी जांच परख भी की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट रिजल्ट अचीव हो। इसलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, मीन्स और एंड्स दोनों हैं। और बेटा इस वीडियो का लास्ट और 7th पॉइंट है डायरेक्शनल प्लानिंग। इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजर्स नॉट ओनली मेक प्लानिंग but also give direction to all the members of organization to achieve the predetermined goals। तो बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, प्लानिंग तो बनाई जाती है, ठीक है भाई, प्लानिंग बनाना ही तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में टॉप लेवल मैनेजर क्या करते हैं, केवल और केवल प्लानिंग बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में केवल प्लानिंग से काम नहीं चलता है, प्लानिंग के साथ साथ में वो प्लानिंग डायरेक्शनल प्लानिंग होनी चाहिए। और डायरेक्शनल प्लानिंग का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में जितने मेंबर काम कर रहे हैं ना उनको समय समय पर डायरेक्शन भी देते हैं, यानी उनको तरीका भी बताते हैं कि प्लानिंग में जो सोचा गया काम था वो हमें कैसे करना है। और इसीलिए बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डायरेक्शनल प्लानिंग का बहुत अहम रोल होता है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको वीडियो में समझाई गई सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए, और आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल की स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिरकार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, इन सभी तरह के जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा बिना देरी के शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है या बेनिफिट है वो है बेटा एंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द मार्केट, managers start to minimize threats and use opportunities. This ensures the long-term survival of organization in the competitive market. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है बेटा कि एक बार यदि टॉप लेवल मैनेजर्स को मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अलग अलग तरह के जो अवसर उसे मिल रहे हैं, और मार्केट में जो थ्रेट्स हैं, जो खतरे हैं, एक बार उनको पता चल जाए तो बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स जो है ना वो उन खतरों को कम करने की कोशिश करता है और जो भी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है वो उसको ग्रैस्प करता है। ग्रैस्प का मतलब होता है बेटा यूज करता है, और इस तरह से बेटा जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में पॉसिबल होता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे बेटा एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बनाई जाती है फ्यूचर के रिगार्डिंग, और इसमें ये डिसाइड किया जाता है, उसमें ये एंश्योर किया जाता है कि फ्यूचर में चाहे किसी भी तरह का रिस्क क्यों ना आए हम उसके लिए ऑलरेडी से तैयार हैं, और इसीलिए बिजनेस का जो सर्वाइवल है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बेटा सेकेंड इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव एंड स्मूथ बिजनेस रनिंग। आफ्टर एनालाइजिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट like demand, taste, competition, government rules, then managers make appropriate strategies, strong planning to overcome our threats which help in effective and smooth without problems running of business। तो बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, टॉप लेवल जो मैनेजर्स हैं वो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट को एनालिसिस करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनकी गहराई में जाके और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई जो कस्टमर्स की डिमांड है वो किस रेट से बढ़ रही है या किस रेट से कम हो रही है, कस्टमर्स के टेस्ट कैसे चेंज हो रहे हैं, आज कस्टमर कौन से टेस्ट को प्रेफर करता है, मार्केट में किस तरह का कंपटीशन है, और जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस नए आए हैं उन चीज़ों के बारे में बेटा वो एनालिसिस करता है, और इसके बाद में बेटा जो मैनेजर है वो एक उचित या जो एप्रोप्रिएट जो स्ट्रेटजीज है जिसको हम स्ट्रॉन्ग प्लानिंग भी कहते हैं वो अप्लाई करता है ताकि वो इन थ्रेट से
बच सके। और यदि बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स को कस्टमर्स की डिमांड, टेस्ट और कंपटीशन या फिर जो गवर्नमेंट रूल्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है, तो बेटा वो इस बात को लेकर एंश्योर हो जाते हैं कि अब हम इफेक्टिवली और स्मूथली हमारे बिजनेस को चला सकते हैं। मतलब बिजनेस को यदि हम अब रन करेंगे इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से बेटा थर्ड इंपॉर्टेंस है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्लैरिफाइज फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट है बेटा ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, सेकंड है कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड, एंड थर्ड रिसोर्सेज टू बी यूज्ड। तो बेटा इसमें कहने का मतलब ये है कि एक बार स्ट्रेटजीज बना ली, एक बार स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बना ली, तो बेटा टॉप लेवल, लोअर लेवल और मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स हैं, यहाँ तक कि जो सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, उनको भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और उन्हें ये भी पता होता है कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। और साथ में बेटा उन्हें ये भी क्लियर होता है कि हमें किस तरह के रिसोर्सेज को यूज में लेना है। और जब ऑर्गेनाइजेशन के सभी पर्सन्स को इन सभी चीजों के बारे में क्लियरली पता हो, तो बेटा उन्हें आगे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फोर्थ इंपॉर्टेंस है टू कोप अप विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। Management becomes effective after using strategies for future trades which help to face changing environment। और बेटा यदि टॉप लेवल मैनेजर्स ने चेंजिंग एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है और सभी चीजें बेटा उनके सामने बिल्कुल क्लियर है, तो बेटा मैनेजमेंट क्या होता है, बिल्कुल इफेक्टिव होता है और उसे आगे काम करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। क्योंकि बेटा वो फ्यूचर से रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग थी या फ्यूचर में आने वाले जितने भी थ्रेट्स हैं, उनको रोकने के लिए जितनी भी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बनानी होती है, वो बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बना चुके होते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और ये जो सब चीजें हैं वो उनको फ्यूचर में जो चेंजिंग होंगे एनवायरनमेंट में, उनको फेस करने में मदद करती हैं। ठीक इसी तरह से बेटा फिफ्थ इंपॉर्टेंस है हेल्पफुल इन टेकिंग द बेस्ट डिसीजंस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन टेकिंग बेस्ट डिसीजन बिकॉज इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। It helps in identification the main problem of organization. It indicates the best alternative and managers are aware of future uncertainties. तो बेटा कहने का मतलब है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है ना, वो टॉप लेवल मैनेजर्स को बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब वो क्यों करता है? क्योंकि बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट में समझा रखा है इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। बेटा टॉप लेवल मैनेजर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या करता है कि मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स चाहिए, उसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू उन्हें मिल जाते हैं। और इसके बाद में बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स को ये पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की मेन प्रॉब्लम क्या है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन आने वाले जो चेंजेस हैं मार्केट में या एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहता है उससे डर क्यों रहा है, आखिरकार उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। और जो मेन रीजन या मेन प्रॉब्लम है वो टॉप लेवल मैनेजर को पता चल जाती है। किसकी हेल्प से बेटा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हेल्प से। और इसके बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव होते हैं, मतलब जो अच्छा सबसे बढ़िया जिसमें कम खर्च आए ऐसा कोई विकल्प मौजूद होता है, तो वो विकल्प भी बेटा या वो जो अल्टरनेटिव है वो भी उन्हें पता चल जाता है। और इसके बाद में बेटा जो मैनेजर्स हैं वो फ्यूचर के बारे में या फ्यूचर में होने वाली जो अनसर्टेनिटीज हैं या जो रिस्क हैं उनके बारे में वो पहले से ही अवेयर हो जाते हैं। तो इन 4-5 तरीकों से बेटा जो एक टॉप लेवल मैनेजर है वो अपने जो डिसीजंस है फ्यूचर के रिगार्डिंग वो बेस्ट तरीके से ले सकता है। ठीक इसी तरह से सिक्स्थ इंपॉर्टेंस है एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट प्रिवेंट्स द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एज एवरी पर्सन हैज क्लियर रोल। देयर इज मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो बेटा इस पॉइंट में कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्किंग कैपेसिटी, मतलब कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, काम को करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम बोलते हैं बेटा एफिशिएंसी। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे है मैनेजर्स लोग और जो सबऑर्डिनेट है और जो एम्प्लॉइज है उनकी जो एफिशिएंसी है बेटा वो एनहेंस हो जाती है। एनहेंस का मतलब बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मैनेजर्स, सबऑर्डिनेट्स, जो एम्प्लॉइज हैं उनको अपने रोल के बारे में क्लियरली पता होता है। इससे क्या होगा कि उन्हें जब ये पता है कि उन्हें ये काम करना है और ये काम उनके लिए ही बना है, तो वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से बच जाएंगे। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है बेटा किसी काम को 2 बार करना। मान लीजिए वही काम किसी दूसरे एम्प्लॉय ने कर दिया, वही काम किसी तीसरे ने कर दिया, और वही काम बेटा अगर वो
फर्स्ट वाला एम्प्लॉय करता है तो वो तो काम डुप्लीकेशन हो गया ना, मतलब उस काम को 3 जनों ने कर दिया। तो इस चीज का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और उन्हें ये भी पता होता है कि भैया अब कंपटीशन आने वाला है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है उसको अप्लाई करें। 7th इंपॉर्टेंस है इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन। को समझने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट में तो है बेटा एवरीथिंग इज क्लियर टू एम्प्लॉयज एज व्हाट शुड बी डन, हाउ टू बी डन एंड व्हाट रिसोर्सेज टू बी यूज्ड। एंड सेकंड है बेटा रेम्यूनरेशन प्रमोशन आर फॉर द बेस्ट वर्क। तो बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो कंपटीशन को बीट करने के लिए या कंपटीशन को हराने के लिए या कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए जो एम्प्लॉयज हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कुछ प्रमोशन या रेम्यूनरेशन के रूप में कुछ ऐसे बेनिफिट देता है और ये कहता है कि आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना ज्यादा रेम्यूनरेशन या प्रमोशन आपको दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ में बेटा एम्प्लॉयज को हर चीज के बारे में क्लियरली पता होता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उन्हें वो काम करना है। तो बेटा जब वो सब चीजें उनके दिमाग में क्लियर है, एम्प्लॉयज को उनके बेस्ट वर्क के लिए रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, प्रमोशन दिया जा रहा है, तो बेटा इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज है उनका मोटिवेशन इंक्रीज होगा। मतलब बेटा एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह से मन लगाकर काम करेंगे। तो बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को भी फाइनली क्या करता है, मोटिवेट करता है। इसी तरह से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस वाला, वो है बेटा 8th पॉइंट रिड्यूसेस रेजिस्टेंस ऑफ चेंजेस। तो बेटा क्या होता है कि जब भी हम किसी चेंज को किसी पर्सन के सामने रखते हैं ना, तो वो उस चेंज को पहले तो एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब परिवर्तन किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसको बेटा मैं आपको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। सपोज करिए कि आप अपने घर में एसी में बैठकर पढ़ते हैं, मतलब आपके कमरे में एसी लगा हुआ है और वहीं पर बैठकर पढ़ने में आपको अच्छा लगता है। लेकिन बेटा इससे क्या है कि आपके घर वालों का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना वो ज्यादा आ रहा है। अब घर वालों ने क्या है, एसी बंद कर दिया और वहां पर आपके कमरे में एसी की जगह कूलर लगा दिया। तो बेटा क्या होगा कि कुछ दिन के लिए तो आपको बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, मतलब बड़ा अजीब सा लगेगा और आपका शायद हो सकता है कि मन भी नहीं लगे। लेकिन बेटा फिर आपके पेरेंट्स आपको समझाएंगे ना कि भाई देखो एसी का ज्यादा यूज करने से बिल ज्यादा आ रहा था और अपनी कमाई इतनी हो नहीं रही है। तो जब आपको वो समझाएंगे तो इस तरह का जो परिवर्तन आया ना, कौन सा परिवर्तन बेटा आपके सामने, पहले तो आप एसी की ठंडी हवा में पढ़ते थे और अब जो है कूलर की कम ठंडी हवा में पढ़ते हो, लेकिन फिर भी आपने उस चेंज को एक्सेप्ट किया। बेटा इसी तरह से जो चेंजेस आते हैं ना किसी भी पर्सन के सामने, तो वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन बेटा अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है कि एम्प्लॉय के सामने जो भी चेंजेस आएगा ना, तो बेटा सबसे पहले वो उस चेंज का रेजिस्टेंस करेगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करेगा कि भाई नहीं हमें अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या हो जाए भविष्य में, ऐसा नहीं है। तो बेटा इसी तरह के जो रेजिस्टेंस होते हैं ना वो उनको कम करता है। कौन कम करता है बेटा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब वो कैसे कम करता है मैं बताता हूँ। फर्स्ट है SM removes employees doubts, misunderstanding and confusion। तो बेटा जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है किसी भी काम को लेकर या फ्यूचर में जो रिस्क होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी कंफ्यूजन है उनके दिमाग में, उनको पहले तो वो हटाता है। मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स जो सबऑर्डिनेट है या एम्प्लॉयज है उनको अच्छी तरह से समझाते हैं, उनके कंफ्यूजन को भी क्लियर करते हैं। सेकंड है मैनेजर्स टेल देम द बेनिफिट ऑफ अडेप्टिंग चेंजेस। और उसके बाद में जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉयज को जो चेंजेस है उनको स्वीकार करने के फायदे भी उनको बताते हैं। और इसी के साथ में बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स आल्सो प्रोवाइड पार्टिसिपेशन टू एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग। और साथ साथ में बेटा जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ये भी कहते हैं कि चलो ठीक है, यदि आपको रिस्क का सामना करने में डर लग रहा है तो क्यों ना आप हमारे साथ बैठकर उस रिस्क को कम करने के लिए डिसीजन लें। तो इस तरह से बेटा एम्प्लॉयज को भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा और फिर बाद में थोड़े समय के बाद में बेटा वो जो चेंजेस आए हैं उनके सामने उनका रेजिस्टेंस करना बंद कर देंगे। तो बेटा कुछ इस तरह से ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस थे। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये जो टॉपिक समझाया गया है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपके कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। और साथ साथ में यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।